हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियोज। प्रहलाद कुमार को सुन रहे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम जाति प्रथा के पक्ष में दी जाने वाली जैविक तर्कों को समझेंगे और हम इसका खंडन भी करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आप सब लिस्नर से अनुरोध करता हूं कि अगर इस चैनल के कंटेंट से आपको कुछ सीखने का अवसर मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल हैं तब तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इसे दूसरों के साथ साझा करें। ज़रूरी नहीं कि चैनल के सारे वीडियोज़ आपके लिए वैल्यूएबल हों ही, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशंस के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए टॉपिक पर वापस चलते हैं। जाति प्रथा के पोषक इस व्यवस्था के पक्ष में जैविक दलील भी देते हैं। उनका मानना है कि जातियां नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, इसलिए विभिन्न जातियों का मिश्रण रोका जाए जिससे नस्ल की शुद्धता सुनिश्चित हो। यह एक नकारात्मक तथ्य है। यह अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में अंतर्विवाह का निषेध करती है, और अगर मामला नस्ल की शुद्धता बनाए रखने की ही है तो फिर विभिन्न जातियों और विभिन्न उपजातियों के बीच खान पान पर भी निषेध लगाने का क्या प्रयोजन हो सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में इसकी पड़ताल करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। हर्बर्ट होप रिजले भारत की जातियों का अध्ययन करने वाले पहले ब्रिटिश ऑफिसर बने। उन्होंने जाति को एक नस्लीय सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया और इसे 1901 की जनगणना का मुख्य आधार बनाया। रिचले के समय तक बंगाल के दक्षिण की पहाड़ियों में रहने वाली दो जातियां, द्रविड़ जाति और कोलारियन जाति को दो अलग अलग जाति समझा जाता था। उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा जैसे नाक की चौड़ाई, जिसे अंग्रेजी में नेजल इंडेक्स कहेंगे, कद और रंग का उपयोग करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विभिन्न जातियां अलग अलग नस्लों का प्रतिनिधित्व करती हैं। रिचले के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि शारीरिक दृष्टि से द्रविड़ और कोलारियन नस्लों में कोई अंतर नहीं था। रिचले ने मुंडा और कोलारियन जातियों को एक ही नस्लीय समूह का हिस्सा माना। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और समाजशास्त्री रिचले की आलोचना करते हैं कि केवल शारीरिक माप से जातीय पहचान करना गलत और अधूरा है। उनका मानना है कि मुंडा और कोलारियन जातियां भाषा, संस्कृति और भूगोल से जुड़ी हैं, ना कि नस्ल से। साल 2011 में नॉर्मन एच जाइड और ग्रेगरी डी एस एंडरसन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश की जिसका टाइटल था द प्रोटो मुंडा वर्ब सिस्टम एंड सम कनेक्शंस विद मोनख्वेर। इस शोध पत्र में प्रोटो मुंडा और मोनख्वेर दोनों भाषाओं के शब्द, क्रिया और व्याकरणिक समानताओं की चर्चा की गई है। इसका निष्कर्ष है, कोलारियन जातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मुंडा दरअसल ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। इसे समझने के लिए ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोलारियन जातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मुंडा, जो झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और मोनख्वेर जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और भारत में मेघालय और त्रिपुरा में बोली जाती है। ये दोनों जातियों का मूल एक ही भाषा परिवार है, और मुंडा बोलने वाले लोग भाषाई दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हैं, न कि केवल स्थानीय भारत से। दोनों भाषाओं में यह समानता केवल बोरोइंग के कारण नहीं, बल्कि शेयर्ड जेनेटिक कनेक्शंस के कारण भी हैं। इस खोज की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट वन इज, ऑथर ने इस पेपर में कुछ प्रमुख मुंडा और मोनख्वेर भाषाओं के ही उदाहरण लिए हैं। सेकेंड लिमिटेशन इज, प्रोटो मुंडा कोई प्रमाणित भाषा नहीं है, बल्कि भाषाई पुनर्निर्माण है, और पुनर्निर्माण में कई बार हाइपोथेसिस पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इन सीमाओं के कारण इसे जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण भाषाई खोज है। इस शोध पत्र से यह बात स्पष्ट हो आती है कि कोई भी जाति पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है। प्रोटो मुंडा एंड मोनख्वेर के शेयर्ड जेनेटिक कनेक्शन ये इशारा करते हैं कि यह हजारों वर्षों के मिलन और मिश्रण का परिणाम है। संसार की कोई भी जाति विशुद्ध नहीं होती, कम से कम भारत के संबंध में तो ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट्स लाइक कास्ट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, नॉट अ बायोलॉजिकल वन। आर्य, द्रविड़, शक, हून, यूनानी, अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज,
सबों ने अपनी छाप छोड़ी है। रक्त की शुद्धता के ठीक उलट निरंतर मिश्रण ही भारत की वास्तविकता है। श्री D.R. भंडारकर इन हिज डॉक्यूमेंट्स फॉरेन एलिमेंट्स इन हिंदी पॉपुलेशन स्टेट्स दैट भारत में शायद ही कोई ऐसा वर्ग या जाति होगी जिसमें विदेशी वंश का मिश्रण न हो। न केवल राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो इस सुखद भ्रांति में है कि वे सभी विदेशी तत्वों से मुक्त हैं। तो यह दलील देना कि जाति प्रथा का विकास प्रजातियों के मिश्रण को रोकने अथवा रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है, पूरी तरह से निराधार है। वास्तव में जाति प्रथा का जन्म भारत की विभिन्न जातियों के रक्त और संस्कृति के आपस में मिलने के बहुत बाद में हुआ। इसके बारे में हम कभी अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली एक जाति दूसरे क्षेत्र में रहने वाली उसी जाति के लोगों से कैसा जातीय संबंध रखती है, या एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली दो अलग अलग जाति के लोगों के बीच क्या जातीय संबंध हो सकते हैं। जाति की दृष्टि से देखें तो पंजाब का ब्राह्मण उसी प्रजाति का है जिस प्रजाति का पंजाब का चमार, और मद्रास के ब्राह्मण की वही जाति है जो मद्रास के पेरिया की। और पंजाब, मद्रास या बंगाल के ब्राह्मणों के बीच कोई जातीय संबंध नहीं, वे उसी प्रजाति के हैं जो वहाँ के चमारों की प्रजाति है। आगे बढ़ते हुए हमें ये बात भी ध्यान में रखना होगा कि जाति प्रथा मानव के वंश या प्रजाति का विभाजन नहीं करती। जाति प्रथा तो एक ही प्रजाति के लोगों का सामाजिक विभाजन है। कास्ट डज नॉट डिटरमाइन रेस और लीनिएज, इट इज ए क्रिएशन ऑफ सोसाइटी नॉट ऑफ ब्लड। कास्ट इज बॉर्न नॉट फ्रॉम द बॉडी बट फ्रॉम द माइंड ऑफ मैन। अंतर्जातीय विवाह को सही ठहराने के लिए कभी कभी यह भी हवाला दिया जाता है कि अंतर्जातीय विवाह का उद्देश्य उत्तम संतानों की प्राप्ति है। तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अंतर्जातीय विवाह उत्तम संतान की प्राप्ति का एक तरीका है या केवल, और या इसके कोई वैज्ञानिक आधार हैं या नहीं, या केवल बस एक कपोल कल्पना है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये लगता है कि इसे शेयर किया जाना चाहिए तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।